हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो देखिए दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मोस्ट क्वेश्चन की। तो आज का जो टॉपिक है अपना वह बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि अपना पीजी लेवल का है। एमएससी टॉपिक कर दिया गया इसे। तो इस टॉपिक से मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, इसलिए 2-3 वीडियो अपन इस टॉपिक के देखने वाले हैं, जिसका आज पार्ट फर्स्ट में आपके पास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें लगभग अपन 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य हित में होने वाला उपयोग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आनुवंशिक अभियांत्रिकी, उत्तक संवर्धन, उपयोगी जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी। तो ये क्या कहलाता है, बताइए इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसे कहा जाता है जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, कल मैंने एक सैम्पल पेपर अपलोड किया था, अगर किसी भाई ने नहीं देखा तो वह ज़रूर से देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरे 150 क्वेश्चन जैसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। 120 अपने बायो के, 30 जो अपने साइको के आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन अपलोड किए थे, और एग्ज़ाम से पहले ऐसे कम से कम 10-12 पेपर मैं आपको ज़रूर से उपलब्ध करवा दूंगा। बस आप तो अपनी तैयारी लगातार रखिए। आगे देखिए, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीव कोशिकाओं, इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का संयोजन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यह परिभाषा दी गई थी। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए, ये ऐसी परिभाषा पूछते हैं ईएफबी, एएफबी, किसके द्वारा? तो पहला दे रखा है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ईएफबी। सेकंड, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एएफबी। थर्ड, ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एएफबी। और चौथी जो है वह इंडियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अगर पढ़ा हुआ तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा हुआ तो अपन क्या है, इंडियन है तो इंडियन को देखते हैं, इसको टिक कर देंगे। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा अपने? यूरोपियन होगा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ए ऑप्शन है ना वह क्या होगा इसके अंदर राइट होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला देखिए फिर अपना थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की कौन सी सबसे प्रगत टेक्निक है? पुनर्योगज डीएनए टेक्निक, उत्तक संवर्धन, आनुवंशिक अभियांत्रिकी या उपरोक्त सभी? बताइए क्या सही होगा। तो कौन सबसे प्रगत टेक्निक है? देखो, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक भी है, टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन भी है, और आनुवंशिक अभियांत्रिकी भी है, यानी उपरोक्त सभी राइट होगा। चौथा ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की अपन चर्चा करते हैं। पुनर्योगज डीएनए टेक्निक संकरण की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट, संकरण में अवांछित जीन के साथ वांछित जीन का भी गुणन होता है। सेकेंड, आरडीएनए टेक्निक में केवल वांछित गुणित होता है। आरडीएनए टेक्निक पादपों व जंतुओं में उपयोगी होता है। आरडीएनए टेक्निक सार्वत्रिक उपयोगी होती है या उपयोग होता है। तो बताइए कौन सही होगा? बिल्कुल सही, जो आरडीएनए टेक्निक में केवल वांछित गुणित होता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। यदि किसी बाहरी डीएनए खंड को पोषी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो यह जब तक पुनरावृत्ति क्षमता नहीं दर्शाएगा तब तक की, यानी कि ये पुनरावृत्ति क्षमता कब तक नहीं दर्शाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, बाहरी डीएनए ओरिजिन युक्त वाहक से जुड़ा हुआ नहीं होता है। सेकंड, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रदान नहीं किए जाते। थर्ड, बाहरी डीएनए पोषी कोशिका में प्रतिकृतिकरण क्षमता खो देता है। और जो चौथा ऑप्शन है
वह अपने बाहरी डीएनए को पोषी कोशिका के डीएनए में किसी भी स्थान पर समाकलित नहीं कर देते हैं। तो ये अपनी पुनरावृत्ति क्षमता कब तक नहीं दर्शाता है? जब तक बाहरी डीएनए ओरिजिन युक्त वाहक से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ए ऑप्शन जो होगा वह इसमें राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की अपन चर्चा करते हैं। निम्न में से किसे आणविक कैंची कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर से याद रखना। आणविक कैंची के नाम से किसे जानते हैं? डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और इनमें से कोई नहीं। तो आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 8 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, आरडीएनए प्रौद्योगिकी में निम्न में से, आरडीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ पर निम्न में से कौन से एंजाइम उपयोगी होते हैं? डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, सेल्यूलेज या लाइसोजाइम्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है ना दोस्तों, उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी आता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी आता है, सेल्यूलेज भी आता है और लाइसोजाइम्स भी काम में आते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी, चौथा सही होगा। अगला देखिए फिर 9 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, आरडीएनए प्रौद्योगिकी या तकनीकी के साधन है। तो इसके साधन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेक्टर, होस्ट सेल या सभी। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी होते हैं, वेक्टर भी होते हैं और होस्ट सेल भी होते हैं। तो इसका भी क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। अगला देखिए फिर 10 नंबर, प्रथम खोजा गया सीमाकारी एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम था? हिंद थर्ड, हिंद सेकेंड, इक्कोआर फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट। तो प्रथम खोजा गया सीमाकारी एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कौन सा था? तो वह था हिंद सेकेंड। अगला देखिए फिर 11 नंबर, सीमाकारी एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं। ये स्थल होते हैं, ये स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो डीएनए के किनारों पर, डीएनए में कहीं पर भी स्थित, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में और इनमें से कोई नहीं। तो ये पैलिंड्रोमिक जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके अनुक्रम में पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, पुनर्योगेश डीएनए प्रौद्योगिकी में किस प्रकार के कटे हुए डीएनए सिरे अधिक उपयोगी होते हैं? ब्लंट कट्स, स्टिकी कट्स, दोनों समान रूप से उपयोगी है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा? स्टिकी कट्स। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 की अपन चर्चा करते हैं। एक पुनर्योगज डीएनए वह है जिसका निर्माण डीएनए से होता है। तो ऑप्शन विभिन्न स्रोत या जीनोम, समान जीनोम, विभिन्न स्रोत लेकिन अवांछित और उपरोक्त सभी। तो ये होता है विभिन्न स्रोत या जीनोम। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आरडीएनए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में गलत कथन को अपने को चुनना है। पहला कथन देखिए, आरडीएनए टेक्निक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में शामिल है। 2 विभिन्न डीएनए सिरे हेलिकेज एंजाइम द्वारा जोड़े हो जाते हैं। थर्ड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कटिंग के समय डीएनए सूत्र को 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पड़ता है। और 4 दे रखा है, डीएनए के विच्छेदन एवं पृथक्करण के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो बताइए भाई, गलत कथन का अपने को चुनाव करना है।
तो पहला देखिए, आरडीएनए टेक्निक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में शामिल है, ये तो सही है। 2 विभिन्न डीएनए सिरे हेलिकेज एंजाइम द्वारा जुड़े रहते हैं, ये यहाँ पर गलत है। फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये भी सही है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सेकंड। आगे देखिए, फिर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। पुनर्योगज डीएनए निर्माण संभव नहीं होगा यदि, यानी कौन सी क्रिया के समय संभव नहीं होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाहक डीएनए पर कुछ कटिंग स्थल दर्शाएं। सेकंड, वाहक एवं स्रोत डीएनए कटिंग के लिए समान सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग नहीं करेंगे। थर्ड, ब्लंट कट्स का निर्माण हो, और डी इनमें से कोई नहीं। तो संभव नहीं होगा कब? यदि वाहक एवं स्रोत डीएनए कटिंग के लिए समान सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग नहीं करेंगे। तो यह सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे देखिए 16 नंबर, एगारोज जेल का उपयोग सामान्यतः जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान करते हैं। इस एगारोज जेल का स्रोत है सीविड्स, ब्राउन एल्गी, कैल्प्स या उपरोक्त सभी। तो देखिए, सीविड्स भी होता है, ब्राउन एल्गी भी होता है, कैल्प्स भी होता है, तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की अपन चर्चा करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सूत्रों को विच्छेदित एवं पृथक्कृत करते हैं। उनके अनुसार किस आधार पर अपन उन्हें विच्छेदित या पृथक्कृत कर रहे हैं? तो आकार, आकृति, सूत्र संख्या या डीएनए सूत्र का रंग। तो बताइए दोस्तों, किस आधार पर करते हैं? बिल्कुल सही, अपन करते हैं इनके आकार के आधार पर। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, फिर 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान गति कर रहे डीएनए टुकड़े यूवी रेडिएशन में दिखाई देते हैं। इन डीएनए सूत्रों का अभिरंजन निम्न के द्वारा किया जाता है। तो इनको अभिरंजित किसके द्वारा करते हैं? एसीटो कार्बामाइन, सेफ्रेनिन, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम क्लोराइड। तो बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तो जैसे कल वाले वीडियो में एक कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बहुत जल्दी बोलते हैं, थोड़ा टाइम तो दीजिए कीजिए। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, वीडियो अपना जैसे प्राइम में चलता है तो वहाँ पर लाइव चैट्स की सुविधा रहती है, तो स्टूडेंट्स चैट्स में आंसर देते हैं, तो थोड़ा सा उनको समय चाहिए होता है, इसलिए आज थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। तो देखिए, सामान्यतः जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड की कितनी प्रतिलिपियाँ मौजूद होती है? 5 से 15, 15 से 40, 15 से 100 और 100 से अधिक। तो इसमें होगा 15 से 100। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, एक क्लोनिंग वाहक कौन सा विशिष्ट लक्षण दर्शाता है? बाहरी डीएनए का आसान संयोजन, पुनर्योगियों की अपुनर्योजियों से आसान पहचान, प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल और उपरोक्त सभी। तो तीनों ही सही है भाई, विशिष्ट लक्षण तीनों ही दर्शाता है, तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के, चाहे नोट कर लेना मेरी इस बात को आज। क्वेश्चन 21, एक चयनित चिन्हक के रूप में सामान्यतः कौन से जीनवाहक डीएनए में उपयोग करते हैं? तो एम्पिसिलिन जीन, गैलेक्टोसाइडेज जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और उपरोक्त सभी। तो इसमें भी तीनों ही सही है भाई, डीएनए में उपयोग करते हैं, तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर का जो है, आरडीएनए टेक्निक यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में सामान्यतः किसका उपयोग एक वाहक के रूप में करते हैं भाई? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रूर से याद कर लेना।
जहाँ भी आपको लगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को तो लगभग सभी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन आपका भी दिमाग चलता, आपको लगे कि हाँ ये वाकई में इम्पोर्टेंट है, तो उसको या तो लिख लिया कीजिए रफ कॉपी में, एग्ज़ाम के टाइम देखने में काम आएगा, या उसी समय उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, बाद में काम आ जाएंगे। तो आरडीएनए टेक्निक में सामान्यतः किसका उपयोग एक वाहक के रूप में करते हैं? प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, फंजाई या फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो देखिए एक तो प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है और एक किसका करते हैं? बैक्टीरियोफेज का करते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक उत्तम वाहक वह है जो रखता है, क्या रखता है यहाँ पर? केवल ओरिजिन्स, बहुपहचान स्थल, आकार में बड़ा या आसानी से पृथक्कृत नहीं होता। तो इसका आंसर होगा बहुपहचान स्थल, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 24 नंबर, सामान्यतः किसी विधि के द्वारा बाह्य डीएनए पोषी जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट होता है? संयुग्मन, पारक्रमण, रूपांतरण या इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य डीएनए पोषी जीवाणु कोशिका में जो प्रविष्ट होता है वह रूपांतरण की प्रक्रिया से होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, पुनर्योजी कोशिकाएं पुनर्योजी कोशिकाओं से क्रोमोजेनिक पदार्थ युक्त संवर्धन में रंग उत्पन्न करने की क्षमता के आधार पर पहचानी जाती है। इस प्रक्रिया में एक एंजाइम जीन को निष्क्रिय कर दिया जाता है जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? नाम बताना है अपने को। तो निवेशी निष्क्रियता, निवेशी सक्रियता, गुणसूत्र विपतन या प्रतिलोमन। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं निवेशी निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, एक कैंसर जनक क्षारक जिसे आधुनिक समय में जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन स्थानांतरण में उपयोग करते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड, पीबीआर 322, वायरसेज, रिट्रोवायरसेज, बताइए। बिल्कुल रिट्रोवायरसेज, चौथा ऑप्शन राइट। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, किसी वांछित डीएनए को किसी ऐसे पोषी में स्थानांतरित करते हैं जहां क्या होना चाहिए? आसानी से गुणित हो, सुरक्षित रहे, रोग उत्पन्न करे या गुणित तथा स्वप्रकटन दर्शाए। तो देखिए वांछित डीएनए को किसी ऐसी पोषी में स्थानांतरित करते हैं जहां ये क्या करता है? गुणित एवं स्वप्रकटन को प्रदर्शित करे। चौथा ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। आरडीएनए टेक्निक में सामान्यतः किस तापरास का उपचार देते हैं? 0 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 40 डिग्री, 0 से 42 डिग्री और 0 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए कौन सा टेम्परेचर दिया जाता है? तो यह टेम्परेचर जो काम में लिया जाता होता है 0 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड काम में लेते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर, बायोलिस्टिक जीनगन जीन स्थानांतरण की अधिक सुगम विधि है। तो ये किसके लिए है सुगम विधि? पादप कोशिकाओं के लिए, जंतु कोशिकाओं के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो ये होती है पादप कोशिकाओं के लिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, माइक्रो पार्टिकल्स के द्वारा आवृत नहीं होते हैं। AU, W, AG या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा AG। क्वेश्चन नंबर 32,
किस विधि के द्वारा आरडीएनए का स्थानांतरण पोषी कोशिका में करते हैं? सूक्ष्म अंतःक्षेपण, जीनगन, अहानिकारक रोगजनक और उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल, सूक्ष्म अंतःक्षेपण भी होता है, जीनगन भी होता है, अहानिकारक रोगजनक भी, यानी उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा चौथा। अगला देखिए 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करने वाले हैं। केंद्रक से डीएनए को पृथक्कृत करने के पश्चात शुद्धिकरण के लिए इसको उपचारित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम से, सेकेंड प्रोटीएज एंजाइम से, थर्ड चिल्लेड इथेनॉल से और उपरोक्त सभी से। क्या आंसर होगा? तीनों ही काम में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए 34 नंबर, पात्रे विधि के द्वारा वांछित जीन की बहुगुणित प्रतिलिपि उत्पादन कहलाता है। बहुलक उत्पादन, क्लोनिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर और जीन इंसर्शन। तो बताइए क्या कहलाता है ये कहलाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, जिससे क्वेश्चन हर बार आता है। किसने की थी खोज? केरी मुलिस के द्वारा। कब की गई थी? 1985 में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीसीआर, याद रख लेना दोस्तों। अब कई तो ये सोच रहे होंगे हाँ गुरुजी पेपर थे ही बनाशो जो गोतान बेरो इंपॉर्टेंट है। अरे भाई पेपर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव लेकर बैठे हैं। तो इतना तो बता सकते हैं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो किस टाइप का उठ सकता है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप विश्वास करें या नहीं करें। तो देखिए 35, पीसीआर टेक्निक में बहुगुणन के लिए दो आधारभूत साधन उपयोग होते हैं। ये है, एक तो आरएनए प्राइमर्स, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और आरएनए स्प्लिसोम्स। तो बताइए इसका सही कौन सा होगा? बिल्कुल, एक तो आरएनए प्राइमेज होगा और एक टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी कि फर्स्ट जो होगा वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 36 नंबर की अपन बातें करते हैं। पीसीआर टेक्निक उपयोगी है आरडीएनए निर्माण, डीएनए प्रतिलिपिकरण, वांछित जीन मात्रा बढ़ाने में और उपरोक्त सभी में। तो पीसीआर टेक्निक उपयोगी किस में मानी गई है? देखिए यह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए निर्माण में भी है, डीएनए प्रतिलिपिकरण में भी है और वांछित जीन मात्रा बढ़ाने में भी है। तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। पीसीआर से क्वेश्चन जरूर आएगा, हर पेपर में आया आज तक, चाहे पेपर उठाकर देख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी की बात आते ही पीसीआर से क्वेश्चन जरूर बनेगा। पीसीआर तकनीक में कौन सा प्रथम पद है? तापानुशीलन, प्रसार, प्रवर्धन और इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पीसीआर टेक्नोलॉजी अपन मानते हैं ना, जब 12वीं तक होता है तब कम क्वेश्चन आते हैं, बीएससी तक थोड़े से पूछने की संभावना। लेकिन जब यहाँ पर यूजी लेवल आ गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आप पढ़ रहे हो बायोटेक्नोलॉजी, तो पीसीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना। तो पीसीआर टेक्निक में कौन सा प्रथम पद है? तो वह तापानुशीलन, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 38, टेक डीएनए पॉलीमरेज का स्रोत है थर्मस एक्वाटिकस, पायरोकोकस, ताप संवेदी जीवाणु और ताप स्थायी कवक। तो बताइए कौन सही होगा? तो थर्मस एक्वाटिकनस होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 39, पुनर्योजी कोशिकाओं को अपुनर्योजी कोशिकाओं से प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन के आधार पर पहचानते हैं। तो ये कहलाते हैं चयनित जीन, चयनित चिन्हक जीन, बाहरी जीन या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाते हैं? चयनित चिन्हक जीन इन्हें कहते हैं, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर,
बाहरी जीन पोषी कोशिका में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो अपने आप को प्रकट करते हैं अनुकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में या पोषी में प्रकट नहीं होते। तो देखिए बाहरी जीन पोषी कोशिका में अपने आप को प्रकट करते हैं अनुकूल परिस्थितियों में। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों बताइए आपको क्या करना है। हाँ पता है सर, आप लाइक के लिए कह रहे हो, अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हो तो लाइक तो कर दिया करो यार, इतना तो बनता ही है मेरे ख्याल से, ज़्यादा भी ना। तो अगर ज़्यादा ही ऐसा होता है कि हाँ गुरुजी को कहना ना पड़े तो लाइक के साथ साथ क्या कर लिया करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। इतनी तो आशा रख ही सकता हूँ ना आप लोगों से। तो देखिए 41, किसी वांछित जीन प्रोटीन का उत्पादन असमजात पोषी में होता है, यह प्रोटीन कहलाती है अपुनर्योगज प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन, वृहद प्रोटीन या पुनर्योगज प्रोटीन। तो क्या कहलाती है ये बताइए। बिल्कुल यह पुनर्योगज प्रोटीन कहलाती है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। 42, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में किसी वांछित उत्पाद का उत्पादन करने के लिए पुनर्योजी कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करते हैं, जिसमें उपयोग हुआ माध्यम निकलते रहते हैं जबकि नया माध्यम मिलाते रहते हैं। इस प्रकार संवर्धन प्रक्रम क्या कहलाता है ना। अच्छा क्वेश्चन। बैच संवर्धन, सतत संवर्धन, असतत संवर्धन या उपरोक्त सभी। तो क्या कहलाता है दोस्तों, बिल्कुल इसे कहते हैं सतत संवर्धन कहते हैं। ये भी अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से याद रखना। 43 नंबर देखिए, उत्पादन की अधिक मात्रा उत्पादित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं। जैव रूपांतरण, बायोरिएक्टर, जैव उत्पादन और इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा बायोरिएक्टर, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बायोरिएक्टर में अधिक उत्पादन क्यों होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि ये आकार में बड़े होते हैं। सेकंड भोजन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। थर्ड अनुकूलतम वृद्धि परिस्थिति प्रदान की जाती है। और 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा। अधिक उत्पादन क्यों होता है, क्योंकि अनुकूलतम वृद्धि परिस्थिति प्रदान की जाती है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45, संवर्धन के दौरान ताज़ा संवर्धन माध्यम मिलाया जाता है क्योंकि यह सहायक है। किसमें सहायक है, लवण प्रदान करता है, कोशिकाओं को साइकोलॉजिकली सक्रिय अवस्था में बनाए रखता है, फिजियोलॉजिकली सक्रिय अवस्था में बनाए रखता है, माध्यम का पीएच मान बढ़ाता है और माध्यम का तापमान बढ़ाता है। तो बताइए कौन सा सही होगा इसके अंदर। 45 नंबर के अंदर बिल्कुल कोशिकाओं को फिजियोलॉजिकली सक्रिय अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वह इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 46, संवर्धन के लिए एक विलोडक युक्त रिएक्टर अधिक उपयोगी होता है क्योंकि संवर्धन माध्यम की मिश्रणता को बढ़ाता है, संवर्धन माध्यम में ऑक्सीजन के मिश्रणता बढ़ाता है, माध्यम में पोषी की संख्या बढ़ाता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो देखिए इसमें संवर्धन माध्यम की मिश्रणता को बढ़ाता है और संवर्धन माध्यम में ऑक्सीजन की मिश्रणता बढ़ाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों सही है। अगला देखिए 47, बायोरिएक्टर्स की संवर्धन क्षमता क्या होती है। ये तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो याद कर लीजिए अच्छी तरह से। बायोरिएक्टर्स की जो संवर्धन क्षमता होती है वह कितनी होती है, 100 से 1000 लीटर्स होती है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 48 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना,
निम्न में से कौन सा अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत शामिल होता है? वांछित उत्पाद पृथक्करण, वांछित उत्पाद का शुद्धिकरण, वांछित उत्पाद का गुणात्मक नियंत्रण परीक्षण, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो बताइए कौन सा होगा? तो वांछित उत्पाद का पृथक्करण भी होता है और उसका शुद्धिकरण भी होता है, तो दोनों हो जाएंगे भाई यहाँ पर, चौथा राइट हो जाएगा। आगे देखिए 49, कवक कोशिका से डीएनए पृथक करने के लिए कौन सा एंजाइम उपचार करते हैं? सेल्यूलेज, लाइसोजाइम, काइटिनेज और उपरोक्त सभी। काइटिनेज करते हैं, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है? आनुवंशिक रूपांतरित जीव, जैव सुधार, ऊर्जा उत्पादन और उपरोक्त सभी। तो जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वह कौन सा है बताइए? तो ये होगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए फिर अपने क्वेश्चन नंबर 52 की अपन चर्चा करते हैं। इस टॉपिक के कम से कम मेरे पास 200-300 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो कमेंट्स में बता देना कि सर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आती है अच्छी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी, तो फालतू में मैं 2-3 वीडियो क्यों ख़राब करूँ भाई, और किसी टॉपिक के डालेंगे। और आपको ज़रूरत हो तो कह देना कि सर और क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फालतू समय ख़राब नहीं करना चाहता मैं आपका। तो आनुवंशिक रूपांतरित फसलें एक संभव हल हो सकती है उर्वरकों व रसायनों के हानिकारक प्रभाव को करने में, पादपों के द्वारा तत्वों को उपयोग करने की अधिक क्षमता वृद्धि से, भोजन के पोषक मान में वृद्धि के लिए और उपरोक्त सभी। तो देखिए आनुवंशिक रूपांतरित फसलें एक संभव हल हो सकती है, तीनों बातें सही है, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर, बेसिलस थुरेंजिएसिस कुछ प्रोटीन उत्पादित करता है जो कुछ कीटों को मारती है, ये होती है ना बीटी। इस बीटी से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रख लेना। अब चाहे वो बीटी कपास का आए चाहे कोई सा भी आए, लेकिन आएगा ज़रूर। तो देखिए कीटों को मारते इसे टेबेको, बडवर्म, निमेटोड्स, मेलियोडिजीन, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा सही होगा? हाँ, टेबेको, बर्डवर्म, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन, क्रिस्टल प्रोटीन कीटों की मध्य आंत्र में सक्रिय हो जाती है क्योंकि माध्यम अम्लीय होता है, माध्यम क्षारीय होता है, माध्यम उदासीन होता है या कोई नहीं। आंसर क्या होगा? माध्यम क्षारीय होता है, 54 का 2 हो जाएगा। आगे देखिए 55, कौन से जीन बेसिलस थुरेंजिएसिस से संबंधित है? तो क्राई सेकंड ए बी, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी या उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सही होगा? तीनों ही बातें सही है यहाँ पर, यानी कि तीनों ही जीन संबंधित है, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। तो 55 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं और लगभग 34-35 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने एक बार 55 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। बस यही आपसे एक इच्छा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।